हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 1 बायोलॉजी का नया चैप्टर, चैप्टर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये जो सेल है ये जितनी भी लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट है उनकी क्या है, यूनिट है। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक्स दिख रहे होंगे एनसीईआरटी में, जैसे कि व्हाट इज अ सेल, सेल थ्योरी, एन ओवरव्यू ऑफ सेल एंड देन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम 5 to 6 लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम व्हाट इज अ सेल, सेल थ्योरी एंड ओवरव्यू ऑफ सेल को क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो दैट इज द फर्स्ट लेक्चर। सेकेंड लेक्चर में हम प्रोकैरियोटिक हम कंप्लीट करेंगे एंड यूकैरियोटिक सेल को हमको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, एक एक सेल ऑर्गेनेल्स को। तो इसको फिर जितने भी लेक्चर बच रहे हैं, 3 to 4 लेक्चर्स बच रहे हैं, उसको हम उसमें हम यूकैरियोटिक सेल्स को पढ़ेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, लेक्चर शुरू करने से पहले आपके पास आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए, पेन और कॉपी होने चाहिए। ठीक है, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके और कॉपी में नोट कर सके अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप जरूर से नोट्स बनाएं, क्योंकि जब हम नोट्स बनाते हैं, किसी चीज को लिखते हैं, तो हमें और अच्छे से वो चीज जो है याद होती है। ठीक है, और एनसीईआरटी से तो आपको पढ़ना ही है। सेकेंड, अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रही हो तो आप इसको 1.25x स्पीड में करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। When you look around, you see both living and non-living things. ठीक है, जब भी आप अपने आसपास देखते हैं तो आपको लिविंग थिंग्स भी देखने को मिलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी। You must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living, or what is that an inanimate thing does not have, which a living thing has? तो ये सेम क्वेश्चन जो है, जो हमारा चैप्टर 1 है क्लास 11th का लिविंग वर्ल्ड, वहां पर भी आपको ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो वहां पर हमने देखा था कि व्हाट इज लिविंग, तो लिविंग में ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो लिविंग चीज को लिविंग बनाती है। और इनएनिमेट थिंग, इनएनिमेट थिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, नॉन लिविंग। ठीक है, जितने भी नॉन लिविंग चीजें आपको देखने को मिलती हैं वो सारी की सारी कैसे हैं, इनएनिमेट या फिर निर्जीव हैं। ठीक है, और जो लिविंग है उसको हम क्या कहते हैं, एनिमेट कहते हैं। जो लिविंग है उसको हम क्या कहेंगे, एनिमेट कहेंगे। ठीक है, तो ये वर्ड्स जो है आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन वहां पे भी पूछा गया था, तो इसका आंसर हमने वहां पे देखा था। अब यहाँ पे भी एक आंसर दिया हुआ है। द आंसर टू दिस is the presence of a basic unit of life, the cell, in all living organism। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है कि जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल है वो प्रेजेंट होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें। और ये जो सेल है वो जो है इन एनिमेट थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स में आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में ये जो सेल है, जो कि जितने भी लाइफ फॉर्म्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका क्या है, यूनिट है। यूनिट का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आप क्या कर रहे हैं, दीवार बना रहे हैं। ठीक है, तो दीवार आप कैसे बनाते हैं, यहाँ पे आप जो ब्रिक्स हैं, ईंटें जो है उसको आप अच्छे से इस तरह से अरेंज करते हैं, बीच में आप यहाँ पे जो भी सीमेंट का मसाला है उसको आप लगाएंगे यहाँ यहाँ पे। फिर उसके बाद फिर से यहाँ पे एक, फिर से ईंटों की यहाँ पे परत लगाएंगे, फिर यहाँ पे सीमेंट का मसाला भरेंगे, फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे ईंटों के इस तरह से परत लगाते जाएंगे और आपका जो है एक लंबा सा बड़ा सा दीवार वहां पे खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ब्रिक है ये क्या हो जाएगा, इस दीवार का यूनिट हो जाएगा, क्योंकि ये जो ब्रिक है इसी से मिलकर ही तो क्या बना है, ये पूरा का पूरा एक दीवार बना है। ठीक है, तो एक जो ब्रिक है यहाँ पे वो क्या है, यूनिट ऑफ दिस दीवार। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी बॉडी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी है वो किससे मिलकर के बना है, सेल से मिलकर के बनी है। ठीक है, पूरा का पूरा जो बॉडी है वो सिर्फ और सिर्फ सेल से मिलकर के बनी है। और हमने देखा सेल्स मिलकर के टिश्यूज बनाती है, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन, और ऑर्गन जो है आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक सेल से हमारी जो है पूरी की पूरी बॉडी जो है फॉर्म होती है। तो इसीलिए हम इसको
जो सेल है उसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो जो भी लिविंग थिंग है, एनिमेट थिंग है, उनमें सेल प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। और जो इनएनिमेट थिंग है, जो कि नॉन लिविंग है, और वो नॉन लिविंग इसलिए है क्योंकि उनके पास ये जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ लाइफ है, सेल, वो एब्सेंट होता है। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। नाउ ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे सेल से ही बने हुए हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल्स एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, while others like us composed of many cells are called multicellular organisms। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है सारे के सारे सेल से मिलकर के बने हुए हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मेड अप ऑफ सिंगल सेल, जस्ट ओनली वन सेल। नाउ और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइक अस, लाइक ह्यूमन बींग्स, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं क्योंकि वो बहुत सारे सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं, जिसको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर आपको समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। व्हाट इज अ सेल? तो सेल है क्या? Unicellular organisms are capable of independent existence and second, performing the essential functions of life। तो ये जो सिंगल सेल है, तो जो भी ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का बना हुआ है उसको हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पे यूनिसेल्युलर कह रहे हैं। ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो सिंगल सेल है ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है, नॉट रख सकता है, वो रखता है। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। सेकेंड, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। तो जितने भी एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ है, जैसे कि फूड का इंजेस्ट करना जिसको हम ईटिंग कह देते हैं, फिर उसका डाइजेस्ट करना, उसका न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करना, फिर उसके हिसाब से जितने भी सेल्स में जो भी वहां पे लिविंग प्रोसेसेस हैं उसको परफॉर्म करना, ये सारी की सारी चीजें एक सिंगल सेल में क्या होती हैं? पॉसिबल होती हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? इसीलिए ये जो सिंगल सेल है वो यूनिसेल्युलर है और इसको हम लिविंग कंसिडर करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दे सकती हूँ, क्लेमाइडोमोनास, जो कि एक ग्रीन एल्गी है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? तो सिंगल सेल जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है, वो किसी पे भी ऐसा नहीं है कि वो अगर सिंगल सेल है, ठीक है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। सेकेंड, यहाँ पे आपको याद रखना है सिंगल सेल के बारे में कि ये जो है एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ को परफॉर्म कर सकता है। यहाँ तक बात समझ में आई? नाउ anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms. Now, anything less than a complete structure of cell, ठीक है, तो कुछ भी यहाँ पे जो complete structure of cell है, इससे अगर कुछ भी कम हो, एनीथिंग लेस, तो वो जो है हम उसको लिविंग कंसीडर करेंगे ही नहीं। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सिंगल सेल में जितनी भी सारी चीजें होती हैं या फिर होनी चाहिए, जिसको हम अभी इस चैप्टर में हम पूरी अच्छे से देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेल्स हैं और उन टाइप्स ऑफ सेल्स में ये चीजें प्रेजेंट हैं, तो अगर वो चीजें नहीं है, ठीक है, अगर वो चीजें नहीं है एक सिंगल सेल में, तो वो वहां पे इंडिपेंडेंटली जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट लाइन है कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। तो इसीलिए सेल को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो फंडामेंटल मतलब कि बेसिक यूनिट हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रक्चरल मतलब सारे स्ट्रक्चर वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए, एंड जितने भी फंक्शनल का मतलब यहाँ पे क्या है? जितने भी एसेंशियल फंक्शन है एक सेल को लिविंग रखने के लिए, ठीक है, बॉडी को लिविंग रखने के लिए, वो सारी की सारी चीजें जो है सेल्स में होनी चाहिए। तो इसीलिए जो है सेल्स को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नाउ एंटोन वॉन लीवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल। तो यहाँ पे अब एंटोन वॉन लीवेनहॉक की बात आती है, तो इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। किसने किया था? एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने, लिविंग सेल। अब यहाँ पे आपका एक और साइंटिस्ट का नाम आता है, रॉबर्ट हुक का। तो ये जो रॉबर्ट हुक थे, तो इन्होंने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया था सबसे पहले, ठीक है, लेकिन वो जो सेल था वो कैसा था? डेड सेल था। क्या था? डेड सेल था। इन्होंने किस में देखा था? बार्क में देखा था। ठीक है, जो कॉर्क कॉर्क होता है।
तो उसमें देखा था, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको, लेकिन वो डेड सेल था। अगर हम लिविंग सेल की बात करें तो उसको सबसे पहले एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने ही देखा था। नाउ रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। ओके, तो रॉबर्ट ब्राउन का नाम यहाँ पे आपको याद रखना है कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी यहाँ पे किया था। ठीक है, द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इंप्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल। तो देखो, पहले एक सिंपल माइक्रोस्कोप हुआ करते थे, जिसको हम लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप कह सकते हैं। तो जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम लाइव सेल को देखा था, इनको हम फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो लाइव सेल देखा था, उन्होंने खुद के द्वारा बनाया हुआ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही ये जो लाइफ सेल है उसको देखा था। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को हम फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कहते हैं, और उन्होंने फर्स्ट टाइम लाइव सेल को देखा था। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात हो रही है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसमें आपको दो तरह के देखने को मिलते हैं, एक होता है सैम और एक होता है टैम। ठीक है, तो सैम का मतलब होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंड टैम का मतलब होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये जो सैम होता है, तो जैसे जो भी हमारा सेल है, तो सेल का अगर हमको आउटर अपीयरेंस देखना है हमको, ठीक है, जैसे हमारे पास गेंद है, तो जैसा गेंद है वैसा ही हमारे पास जो भी सेल है वो भी होता है। ठीक है, 3D। और उस गेंद के अंदर जैसे कुछ चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो वैसे ही सेल्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें, न्यूक्लियस हो गया जैसे हमने देखा, ठीक है, वो सारी चीजें जो है वहां पे प्रेजेंट होगी। तो ये जो सैम है, तो वो उसका आउटर जो अपीयरेंस है उसको स्कैन करके हमें इमेज प्रोवाइड करता है। और ये जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, इसमें हम सेल को क्या कर देंगे? कट कर देंगे, और सेल को कट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो भी उसके अंदर जो भी चीजें प्रेजेंट है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो इन्वेंशन है, उसी की वजह से ही हमने जो सेल का जो डिटेल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ही हमें जानने को मिला। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, नाउ अब यहाँ पे साइंटिस्ट और ईयर दिया गया है और उनका कंट्रीब्यूशन दिया गया है। तो ये जो रॉबर्ट हुक है, डिस्कवर्ड एंड नेम्ड दी सेल। ठीक है, सेल को सेल भी किसने कहा, नाम किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। बाय ऑब्जर्विंग कॉक स्लाइस under a compound microscope. Anton von Leeuwenhoek first observed the described live cell जैसे कि बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ using his handcrafted microscope। तो उन्होंने खुद से ही बनाया था ये वो जो माइक्रोस्कोप है, जिसमें उन्होंने लिविंग सेल्स को देखा था। रॉबर्ट ब्राउन की बात करें, 1831 डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन दी प्लांट सेल्स और ऑर्किड सेल। ठीक है, मैथियस स्लाइडन प्रपोज दी propose that all plants are made up of cells। तो ये जो मैथियस लाइडन थे, ये कौन थे? बॉटनिस्ट थे। ठीक है, थियोडर शॉन की बात करें तो ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो ये भी क्या है? को फाउंडर ऑफ सेल थ्योरी। एंड स्लाइडन भी क्या है? को फाउंडर ऑफ सेल थ्योरी। अब यहाँ पे कौन आता है? रुडोल्फ वर्चो आता है। रुडोल्फ वर्चो प्रपोज्ड, इन्होंने दिया ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। ओमनी सेलुलर ई सेलुलर का मतलब होता है ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये चीज अभी हम आगे देखेंगे। कैमिलो गोल्जी की बात करें तो डिस्कवर दी गोल्जी एपेरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। शॉन एंड स्लाइडन दोनों के दोनों टुगेदर इस्टेब्लिश अ सेल थ्योरी दैट ऑल लिविंग बींग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, अर्नस्ट रस्का की बात करें तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया, फिर जिसकी वजह से हम जितने भी सेल स्ट्रक्चर्स हैं उनको हमने विजुअलाइज किया। मार्सेलो मेल्पी की बात करें तो इन्होंने प्लांट एंड एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ा। ठीक है, और इनको हम फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। जेनसन ब्रदर्स की बात करें तो क्रेडिटेड विद द बिल्डिंग द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो यहाँ तक बात समझ में आई? तो आपको जो है ये सारे तो जरूर से याद होने चाहिए। ठीक है, अर्नेस्ट रस्का, रॉबर्ट हुक से लेकर के अर्नेस्ट रस्का तक। अभी और साइंटिस्ट आएंगे जिनके हम नाम जो है धीरे धीरे याद करेंगे। नाउ सेल थ्योरी की अगर हम बात करें, इन 1838, आपको ईयर जो है बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, 1838 Matthias Leiden, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissue of the plant। ठीक है,
तो यहाँ पे मेथिलिस साइडेन थे जर्मन बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट का मतलब ये प्लांट्स की क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। तो वहां पर उन्हें बहुत सारे जो प्लांट्स है उनको एग्जामिन किया एंड ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट्स है, ऑल प्लांट्स, वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से मिलकर के बने हुए हैं। और वो जो सेल्स हैं उन्हीं प्लांट्स में क्या बना रहे हैं, वहां पे टिश्यू ऑफ द प्लांट बना रहे हैं। ठीक है। तो 1838 में मेथियस स्लाइडेन जो थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया, देखा कि जितने भी प्लांट्स है वो सारे के सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से मिलकर के बने हुए हैं। और वो जो है, जो सेल्स हैं वो मिलकर के टिश्यूज बना रही है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। नाउ एट अबाउट द सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम पर थियोडर शॉन 1839, ठीक है, 1838 एंड 1839, अ जर्मन जूलॉजिस्ट। तो एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट का मतलब ये एनिमल पर स्टडी कर रहे थे। He studied different types of animal cells and reported that cell had a thin outer layer, which is today known as plasma membrane. तो यहाँ पे थियोडर शॉन थे 1839 में, वो एक जर्मन जूलॉजिस्ट हैं थे। एंड उन्होंने एनिमल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स की स्टडी की एंड उन्होंने ऑब्जर्व किया एंड रिपोर्ट किया कि सेल हैड अ थिन आउटर लेयर। तो जो भी सेल होता है उसमें जो है एक थिन, पतली सी जो है आउटर लेयर प्रेजेंट होता है। इतना उन्होंने बताया था, जिसको हम आज के डेट में किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आई। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, साइंटिस्ट लिखा है ईयर वर्कड ऑन की ऑब्जर्वेशन एंड कंट्रीब्यूशन टू सेल थ्योरी। नाउ ये जो स्लाइडन थे जर्मन बॉटनिस्ट, 1838 प्लांट सेल में इन्होंने काम किया। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऑल जितने भी प्लांट्स है वो जो है सेल से मिलकर के बने हैं एंड देयर प्रोडक्ट्स। कंट्रीब्यूशन टू सेल थ्योरी प्रपोज दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्लांट लाइफ। तो मेथियस लाइडेन ने यहाँ पे प्रपोज किया कि जो प्लांट लाइफ है उनका जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या है, सेल है। ठीक है। अब यहाँ पे थियोडर शॉन आते हैं, जर्मन जूलॉजिस्ट, 1839, एनिमल सेल पे इन्होंने काम किया। इन्होंने बताया कि जितने भी एनिमल्स है वो सेल से मिलकर के बने हुए हैं। और जो सेल्स होती हैं उनका जो आउटर लेयर होता है वहां पे वो जो है थिन होता है, जिसको हम आज की डेट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। सेल थ्योरी में कंट्रीब्यूशन की बात करें, एक्सटेंडेड द आइडिया टू एनिमल्स एंड स्टेटेड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है। नाउ यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। He also concluded, based on his studies on the plant tissues, that the presence of cell wall is the unique character of the plant cell. On the basis of this, Shawn proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells. देखो, अब यहाँ पे जो शॉन थे वो जूलॉजिस्ट तो थे ही, ठीक है, लेकिन उन्होंने प्लांट टिश्यूज में भी क्या किया, स्टडी किया। तो प्लांट टिश्यूज में वो स्टडी करने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट सेल्स हैं तो उनमें एक यूनिक कैरेक्टर है। जो प्लांट सेल्स है उनमें यूनिक कैरेक्टर है, और वो यूनिक कैरेक्टर क्या है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है। वो उन्होंने एनिमल टिश्यूज को तो पढ़ा ही पढ़ा, वो तो जूलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने देखा कि जो एनिमल सेल है तो उसका जो थिन आउटर लेयर है, ठीक है, जो एनिमल सेल है उसके सबसे आउटर लेयर में क्या है, एक थिन सा क्या है, लेयर है वहां पे। ठीक है। अब जब उन्होंने प्लांट टिश्यूज की जब स्टडी की, ठीक है, तो उन्होंने एक यूनिक कैरेक्टर ऑब्जर्व किया कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो जो थिन जो आउटर लेयर था उसके चारों ओर एक सेल वॉल उनको देखने को मिला। तो ये बात किसने बताई, शॉन ने बताई, जो कि जूलॉजिस्ट थे। यहाँ पे जो स्लाइडन थे उन्होंने ये चीज नहीं बताई। ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, शॉन ने प्रपोज किया हाइपोथेसिस कि बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों, ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों की बॉडीज जो है कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। तो यहाँ तक बात समझ में आई। देखो, मैथिलस लाइडेन ने जो है ये सेल थ्योरी में यही कंट्रीब्यूट किया है, यही प्रपोज किया है कि ये जो सेल है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्लांट लाइफ। लेकिन जो स्लाइडन है उन्होंने बताया कि चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, दोनों की बॉडी जो है सेल एंड उसके प्रोडक्ट से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है। नाउ स्लाइडन एंड शॉन टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। तो दोनों ने मिलकर के सेल थ्योरी बनाई। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल वर फॉर्म। तो सेल थ्योरी की अगर हम बात करें तो स्लाइडन एंड शॉन दोनों ने मिलकर के बनाई सेल थ्योरी। ठीक है। लेकिन उस सेल थ्योरी में कमी ये थी, वहां पे ड्रॉबैक ये था कि उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि जो न्यू सेल्स फॉर्म हो रही है वो कहाँ से हो रही है। ठीक है ना।
Rudolf Virchow, 1855, first explained that cells divided and new cells are formed from pre-existing cells. Omnicellular e cellule. तो यहाँ पर फिर आते हैं कौन? रुडोल्फ वर्चो 1855। ठीक है, ईयर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, रुडोल्फ वर्चो 1855। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। इसका मतलब जो सेल्स होती हैं, जो न्यू सेल्स जो फॉर्म होती हैं, वो पहले जो सेल्स प्रेजेंट है उन्हीं से ही आ रही है, उनके डिवीजन से आ रही है। जैसे यहाँ पे ये ओल्ड सेल प्रेजेंट है, तो ये आपस में डिवाइड होकर के क्या बना देगी? न्यू सेल्स बना देगी। ये क्या है? ओल्ड सेल, और ये क्या है? न्यू सेल। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? डिवीजन कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये चीज सबसे पहले किसने बताया? रुडोल्फ वर्चो ने बताया। जो सेल थ्योरी स्वीडन एंड शॉन ने फॉर्मुलेटेड की थी, बनाई थी, उसकी जो कमी थी उसको जो है रुडोल्फ वर्चो ने यहाँ पे पूरा किया। और ये जो सेल्स हैं, जो प्री न्यू सेल्स हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रही हैं या प्रोड्यूस हो रही हैं, तो इसको नाम क्या दिया उन्होंने? ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ he modified the hypothesis of Schleiden and Schwann to give the cell theory a final shape. Cell theory as understood today is. तो रुडोल्फ वर्चो ने मॉडिफाइड किया, ठीक है, जो भी सेल थ्योरी जो स्लीडन एंड शॉन ने दिया था, ठीक है, और उसको और सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप जो है प्रोवाइड किया। और आज के डेट में हम इसको कैसे समझते हैं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर के बने हुए हैं। प्रोडक्ट ऑफ सेल्स का मतलब सेल्स मिलकर के क्या बनाती हैं? टिश्यूज बनाती हैं, और बहुत सारे जो नेटवर्क फॉर्म्स करती हैं। ठीक है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ सेल्स कह सकते हैं। सेकेंड, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो सेकेंड यहाँ पे पॉइंट क्या है कि जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से ही सेल प्रेजेंट है, उन्हीं से ही वो क्या हो रही है? अराइज हो रही है या प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, थर्ड चीज यहाँ पे, थर्ड पॉइंट एक और आता है कि वायरसेस आर एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी एज दे डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वायरस होते हैं, कौन होते हैं? जो वायरसेस होते हैं, ये कैसे होते हैं? ए सेल्युलर होते हैं। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, ए सेल्युलर होते हैं। इसका मतलब इनमें जो सेल्युलर स्ट्रक्चर है वो पूरा जो है कंप्लीट नहीं होता है। इसीलिए वायरसेस को हम क्या कहते हैं? सेल थ्योरी का एक्सेप्शन हम यहाँ पे इसको मानते हैं, क्योंकि सेल, ये जो वायरस है जब होस्ट के बॉडी के आउटसाइड रहता है तब तो ये क्या रहता है? नॉन लिविंग रहता है। लेकिन जैसे ही वो होस्ट बॉडी के अंदर चला जाता है तो ये लिविंग हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो वायरस है वो क्या है? ए सेल्युलर होता है, और उसके ए सेल्युलर होने के बावजूद ये जो लिविंग सेल है, होस्ट सेल है, उसके अंदर जाने के बाद ये लिविंग की तरह क्या करने लगता है? एक्ट करने लगता है, या लिविंग हो जाता है। तो इसीलिए वायरस को हम सेल थ्योरी का क्या कहते हैं? एक्सेप्शन कहते हैं। ठीक है, चलो, नाउ एन ओवरव्यू ऑफ सेल। You have earlier observed cell in an onion peel and or human cheek cells under the microscope. तो ये चीज आपने 10th क्लास में की होगी। ठीक है, दैट इज द बेसिक एक्सपेरिमेंट। ये जो है बेसिक एक्सपेरिमेंट होता है 10th क्लास में, कि आप जो अनियन होता है, जो प्याज होता है, उसका आप पतली सी जो झिल्ली होती है उसको आप निकालते हैं, उसको सेफ्रिन में डुबाते हैं, फिर उसके बाद माइक्रोस्कोप में आप उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको प्लांट सेल जो है देखने को मिलता है, और ये जो अनियन सेल्स जो है आपको इस तरह से देखने को मिलती है, वो जो है इस तरह से क्या होती है? एक दूसरे से जुड़ी होती है, और यहाँ पे आपको ऐसे जो है न्यूक्लियस इनका देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अनियन पील जब आप माइक्रोस्कोप में देखें तो इस तरह से उनका सेलुलर अरेंजमेंट देखने को आपको मिलता है। इसी तरह से ह्यूमन चिक का भी आपको देखने को मिलता है। नाउ लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। द अनियन सेल विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल। तो अनियन क्या है? प्लांट है, तो उनमें उसमें कैसा सेल होगा? प्लांट सेल प्रेजेंट होगा। हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल as its outer boundary and just within it is the cell membrane। ठीक है, तो जो यहाँ पे सेल है तो प्लांट सेल है। प्लांट सेल में हमने किसको लिया? अनियन सेल को। जब अनियन सेल को हमने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, जो कि आउटर मोस्ट बाउंड्री है। ठीक है, आउटर मोस्ट बाउंड्री में क्या है? वहां पे सेल वॉल प्रेजेंट है, और सेल वॉल के जस्ट अंदर वहां पे क्या है? जस्ट विद इन इट अ सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है सेल वॉल के अंदर? सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, चलो, the cells of the human chick have an outer membrane as delimiting structure of the cell।
तो यहाँ पे एनिमल सेल के नाम पे हमने किसको लिया है, ह्यूमन चिक। ठीक है, ह्यूमन चिक के जो सेल्स हैं उसको हमने लिया है, और इसकी जो आउटर बाउंड्री है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे जो है सेल वॉल एब्सेंट होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो भी एनिमल सेल है उनमें सेल वॉल जो है क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, नाउ इनसाइड ईच सेल इज डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। तो हर सेल के अंदर, ठीक है, हर सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो ईच सेल के अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। This nucleus contains the chromosome, which in turn contain the genetic material DNA. तो ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, और ये जो क्रोमोसोम होता है वो कंटेन करता है क्या, जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल को हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो वहां पे आपको इस तरह से सेल वॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको डेंस जो है यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, और क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल होगा, और इस जेनेटिक मटेरियल को हम क्या नाम देते हैं, डीएनए नाम देते हैं। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ cells that have membrane-bound nuclei are called eukaryotic, whereas cells that lack a membrane-bound nucleus are prokaryotic. अब यहाँ पे न्यूक्लियस अगर मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है, अगर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस किसी सेल में प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहते हैं, यूकेरियोटिक सेल कहते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है वो एब्सेंट है सेल में, तो उसको हम क्या कह देते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे मेजरली दो तरह के सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, एक है प्रोकैरियोटिक और एक है यूकेरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक है वो प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल है, आप कह सकते हैं, और ये जो यूकेरियोटिक है ये एडवांस टाइप ऑफ सेल है। ठीक है, ये क्या है, एडवांस टाइप ऑफ सेल है यूकेरियोटिक सेल। तो यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं, तो वहां पे भी सेल मेम्ब्रेन होता है, वहां पे सेल इन्वॉल्व का भी आपको 3 लेयर्स हमको देखने को मिलेगा। जब हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो उसका एक डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं होता, वो इस तरह से प्रेजेंट होगा। ठीक है, वो कैसे प्रेजेंट होगा, वो इस तरह से प्रेजेंट होगा। इसको हम यहाँ पे इस न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियस भी नहीं कहते, इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, अगर हम एनिमल सेल की बात करें या प्लांट सेल की बात करें तो ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन आप कह लें। अब यहाँ पे ये जो आपको पिंक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको एक डेफिनेट जो है बाउंड्री दिखाई दे रही है यहाँ पे। ठीक है, ये जो डेफिनेट बाउंड्री दिखाई दे रही है ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जैसे प्लांट सेल हो गया या एनिमल सेल हो गया, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो अच्छे से मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होगा, ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियोइड कह रहे हैं, लेकिन वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अच्छे से प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में, जो आपको समझ में आनी चाहिए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। In both prokaryotic and eukaryotic cells, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of cell. The cytoplasm is the main arena of the cellular activities in both plants and animal cells. Now, let me erase this. Okay. तो यहाँ पे अब बात किसकी हो रही है, साइटोप्लाज्म की बात हो रही है। तो ये जो साइटोप्लाज्म है ये दोनों में प्रेजेंट होता है, चाहे वो यूकेरियोट्स हो या फिर प्रोकैरियोट्स। ठीक है, दोनों में जो है ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और दोनों में ही ये जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा होगा, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। कैसा होगा, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होगा, एंड इट इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। अब सेल है तो सेल में बहुत सारी वहां पे फंक्शनल एक्टिविटीज हो रही हैं, प्रोसेसेस हो रही हैं। तो वो सारे जो प्रोसेसेस हैं वो कहाँ पर होती हैं, वो साइटोप्लाज्म में होती हैं। तो ये जो आपको ऑरेंज ऑरेंज वाला जो लाइट ऑरेंज कलर का जो आपको ये जो स्पेस दिख रहा है, यही है क्या, साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। एंड न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, नाउ द साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो यहाँ पे जो मेन एरिना है सेलुलर एक्टिविटीज के लिए प्लांट एंड एनिमल सेल में, वो क्या है, साइटोप्लाज्म। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो है सेल्स में होती रहती हैं हमेशा,
ठीक है, ताकि वो सेल्स को क्या कर सके, लिविंग स्टेट में रख सके। ओके, तो आप ऐसे ही जिंदा नहीं हैं। आपके जितने भी सेल्स हैं उसमें कई तरह के केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। चाहे आप सो जब आप सो रहे होते हैं तभी भी जो है वो होती ही रहती हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ कुछ बातें बताई। क्या क्या बातें बताई? कि यहाँ पे ये जो क्या है, सेल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म हो जाता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दोनों को हम एक साथ क्या कहते हैं यहाँ पे, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। अगर हमें किसी सेल को डेड डिक्लेयर करना है, डेड सेल का मतलब होता है वहां का जो प्रोटोप्लाज्म है वो डेड हो गया है या फिर वहां पे वो खत्म हो गया है। जैसे कि हमने जाइलरी एलिमेंट जब हम पढ़ रहे थे, जाइलम में ट्रैकिड्स हो गए, वेसल्स हो गए, ठीक है, जाइलम फाइबर हो गए, तो वो सारी की सारी कैसी थी, डेड सेल थी। लेकिन वो स्टार्टिंग से डेड सेल थी क्या, नहीं। पहले जब थी तो वो लिविंग थी, फिर उसके बाद जब उसमें लिग्निन का डिपोजिशन हुआ, वो किसी एक काम के लिए वहां पे मैच्योर हुई, ठीक है, तब फिर वो जो है डेड सेल्स बनी। कैसे बनी, उनमें जो प्रोटोप्लाज्म था वही क्या हो गया, डेड हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Besides the nucleus, the eukaryotic cells have other membrane-bound distinct structure called organelles like endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbodies and vacuoles। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अलावा जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं उनमें बहुत सारे और मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या है, कि वो इस तरह से मेम्ब्रेन से क्या हुए रहेंगे, घिरे हुए रहेंगे। ठीक है, ये क्या है, सेल है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे भी बहुत सारे क्या होंगे, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, वो इस तरह से क्या होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, तो यूकेरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल। ठीक है, तो कौन से जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है उसको हम सेल ऑर्गेनल्स कह रहे हैं। तो वहां पर कौन कौन है जो मेम्ब्रेन बाउंड है और कौन है कौन जो है विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और अगर आपको ये एक साथ याद नहीं हो रही तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के जितने भी है इसको हम डिटेल स्टडी हम इसको इसकी जो है करने वाले हैं। ठीक है, द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो यहाँ पे ये जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं इनमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो ये क्या होगा यहाँ पे, टू डिफरेंस बिटवीन यूकेरियोट एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो यूकेरियोटिक सेल जो है इसमें प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूकेरियोटिक सेल है उनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। लेकिन यूकेरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जो है एब्सेंट है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहां पे एब्सेंट है, एंड मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो भी जो है एब्सेंट है। ठीक है, नाउ ribosomes are non-membrane bound organelles found in all cells, both eukaryotic as well as prokaryotic. Within this cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles, chloroplast in plants and mitochondria and on rough endoplasmic reticulum. तो देखो ये जो राइबोसोम है ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, ये जैसे ये सेल है तो यहाँ पे कोई सेल ऑर्गेनल्स है तो वहां पे आपको एक डेफिनेट जो है बाउंड्री दिखेगी। लेकिन जो राइबोसोम होगा वो इस तरह से प्रेजेंट नहीं होगा, जो राइबोसोम होगा वो इस तरह से प्रेजेंट होगा। ठीक है, वहां पे कोई डेफिनेट शेप आपको देखने को नहीं मिलेगी, एक बाउंड्री जो है। तो राइबोसोम जो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, और ये आपको यूकेरियोट एंड प्रोकैरियोट दोनों में देखने को मिल रहा है। तो यूकेरियोट एंड प्रोकैरियोट्स में सिमिलैरिटीज की बात करें तो वहां पे राइबोसोम जो है वहां पे दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन जो राइबोसोम का जो टाइप है वो वहां पे क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, नाउ राइबोसोम जो है वो कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इनसाइड, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट आपको सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलेगी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्लांट्स में भी देखने को मिलेंगे और एनिमल्स में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राइबोसोम जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड क्लोरोप्लास्ट
के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड प्रेजेंट ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, ठीक है, जिसको RER कहते हैं। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि जो राइबोसोम है अगर वो माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरह से, और जो ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसके वो ऑन ऊपर में प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसीलिए हम उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नॉट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, एनिमल सेल है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो वहां पे आपको क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा और क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो प्लेट जैसी स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, तो कुछ प्लेट्स हैं जिनमें जो है आपको इस तरह से डॉट जो है देखने को नहीं मिल रहे हैं, और कुछ जो है आपको यहाँ पे डॉट जो है देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो डॉट है ये क्या है, राइबोसोम है। अब राइबोसोम किसके ऊपर प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या कह देते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जिनके ऊपर जिस यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे कि ये जो साइड है इसमें नहीं प्रेजेंट है जो राइबोसोम है, तो उसको हम क्या कह देते हैं यहाँ पे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अब ये क्या है, एनिमल सेल है। तो यहाँ पे आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस में यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, न्यूक्लियर एनवलप दिख रहा है। तो जितने भी सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इस तरह से 3D, 3D में, वो 3 डायमेंशनल में वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, मानो एक कोई गेंद हो, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आपको इस तरह से स्ट्रक्चर जो है 3D में जो है आप इमेज दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। नाउ animal cells contain another non-membrane bound organelles called centrosome, which helps in cell division. तो ये जो एनिमल सेल्स हैं उनमें सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है, और ये जो सेंट्रोजोम है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है, और ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में। तो जो एक सेल है, एक सेल जो डिवाइड करके दो या चार सेल्स बनाती है, तो ये जो सेल डिवीजन में कौन हेल्प करता है, सेंट्रोजोम हेल्प करता है, ठीक है। तो एनिमल सेल में सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, एक्सेप्ट राइबोसोम, वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होगा, और सेंट्रोसोम वो भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होगा। यहाँ तक बात समझ में आई। तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है, यहाँ पे सेंट्रियोल दिख रहा है, ठीक है। ये एक सेंट्रियोल है और ये दूसरा सेंट्रियोल है। ये दोनों आपस में मिलकर के हम इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे जब हम यूकेरियोटिक सेल को हम स्टडी करेंगे। तो अभी आपको क्या याद रखना है कि ये जो सेंट्रोसोम होता है उसमें 2 सेंट्रियोल होता है, जो कि आपस में इस तरह से परपेंडिकुलर क्या होते हैं, अरेंज होते हैं या प्रेजेंट होते हैं। नाउ सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। तो सेल्स जो है साइज में डिफर करती हैं, अलग होती हैं, शेप उनका बहुत ज्यादा वेरी करता है, और उनकी एक्टिविटीज भी क्या करती हैं, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। For example, mycoplasma, the smallest cell, are only 0.3 micrometer in length. ठीक है। तो यहाँ पे माइक्रोप्लाज्मा का एग्जांपल दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो माइक्रोप्लाज्मा है वो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट सेल जो है वो कौन है, माइक्रोप्लाज्मा है, ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻⁶ मीटर, ठीक है, इतना होता है। तो इसको मैं और कैसे लिखूंगी, 0.0000001, इतना मैं इसको क्या लिखूंगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पे जो माइक्रोप्लाज्मा है वो कैसा होता है, 0.3 माइक्रोमीटर। तो इसको मैं और कैसे लिखूंगी, 0.3 इंटू 10⁻⁻⁶। यहाँ तक बात समझ में आई ना। तो इस तरह से आपको जो यूनिट है वो आपको समझ में आनी चाहिए। ये जो यूनिट कन्वर्जन है ये आपको केमिस्ट्री में भी सिखाया जाता है, फिजिक्स में भी सिखाया जाता है। तो इस चीज को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ये चीज जो है आपको खुद से सीखनी है। क्योंकि कई बार जो है एग्जाम में या तो आपको वो 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ दे देगा, या तो वो इस तरह से दे देगा, या फिर वो कैसे देगा, 0.0000003, ठीक है। तो वो इस तरह से भी आपको क्या कर सकता है, दे सकता है। तो इस तरह से आपको जो भी यूनिट कन्वर्जन है किस तरह से की जाती है, ये जो डेसिमल वाली जो बातें हैं ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ओके। नाउ बैक्टीरिया की बात करें तो ये जो है 3 to 5 माइक्रोमीटर होते हैं।
Now, the largest isolated single cell is the egg of an ostrich. तो जो ऑस्ट्रिच बर्ड होता है उसका जो लार्जेस्ट सेल है, सिंगल सेल, वो क्या है यहाँ पे? एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ठीक है। Among the multicellular organism, human red blood cells are about 7 micrometer in diameter. Nerve cells are some of the longest cell. तो ह्यूमन रेड ब्लड सेल जिसको हम आरबीसी भी कहते हैं, उसका जो साइज है वो क्या है? 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। नर्व सेल जो है लॉन्गेस्ट सेल होती है। नर्व सेल जो है डिवाइड नहीं करती हैं, वो लेंथ में बढ़ती हैं। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। ओके, तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे टेबल बना करके लाया है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। पीपीएलओ प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें 3 to 5 माइक्रोमीटर। तो ये जो बैक्टीरिया में ये कौन माइकोप्लाज्मा है, वो भी किस में आता है? बैक्टीरिया के अंदर ही आता है, ठीक है। ये जो पीपीएलओ है वो भी बैक्टीरिया के अंदर ही आता है। ओके, वायरसेस की अगर हम बात करें तो ये 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर के बीच में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। टिपिकल यूकेरियोटिक सेल जो है 10 टू 20 माइक्रोमीटर तक का होता है। नर्व सेल जो है लॉन्गेस्ट सेल है। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आरबीसी जो है वो 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। ये कितना जो है 15 टू 18 सेंटीमीटर जो है लॉन्ग होता है। आप इसको अपने हाथ में भी होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं इनको आप बिना माइक्रोस्कोप के हेल्प के आप जो है नहीं देख पाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। नाउ, सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। तो इनका जो शेप होता है वो भी बहुत वेरी करता है, बहुत डिफरेंट होता है। दे मे बी डिस्क लाइक हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, कॉल्यूमिनार हो सकते हैं, क्यूबॉइड हो सकते हैं, थ्रेड लाइक भी हो सकते हैं, इवन इरेगुलर भी हो सकते हैं। तो इतने सारे शेप एंड साइज के आपको सेल्स जो है देखने को मिलेंगी। द शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शन ऑफ दे परफॉर्म। तो जो शेप ऑफ सेल है, ठीक है, वो वो कौन सा फंक्शन वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं इस पर भी वो क्या करता है? डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इमेज दिया गया है, फिगर 8.1 डायग्राम शोइंग डिफरेंट शेप्स ऑफ दिस सेल्स। जैसे ये जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं ये राउंड एंड बाइकॉनकेव होती हैं, ठीक है। बाइकॉनकेव का मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी, यहाँ बीच से वो चपटी होंगी, ठीक है। दोनों साइड से वो बीच से क्या होती है? चपटी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बाइकॉनकेव कहते हैं। एंड राउंड होती है, ठीक है। ये क्या है? आरबीसी। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 7 माइक्रोमीटर डायमीटर। ये क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स में यहाँ पे एम्बॉइड लिखा हुआ है। जैसे कि अमीबा का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, ठीक है। वो उसको आप जब भी देखोगे आपको वो डिफरेंट शेप में आपको देखने को मिलेगा। तो इसी तरह से ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये भी अमीबॉइड होती हैं। इसमें आपको बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की जो है सेल्स देखने को मिलेंगी। कॉल्यूमिनार इपिथेलियल सेल्स लॉन्ग एंड नैरो, ठीक है। तो इसके बारे में हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में बहुत डिटेल से बात की है। तो कॉल्यूमिनार सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पे होता है? बेस पे प्रेजेंट होता है। और ये कैसे होते हैं? लॉन्ग सेल्स होते हैं। अगर इसमें इसी सेल्स में इस तरह से सीलिया प्रेजेंट हो तो इसको हम क्या कहते हैं? इपिथीलियम, columnar ciliated cell कहेंगे, ठीक है। नाउ दीज आर दी नर्व सेल्स ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। तो ये ब्रांच्ड होते हैं, लॉन्ग होते हैं, तो इसके बारे में भी हमने बात किया है। दिस इज द ट्रैकिड। और ये ट्रैकिड जो है इलोंगेटेड सेल है। ट्रैकिड कैसा होता है? डेड होता है। और ये जाइलम एलिमेंट का क्या होता है? पार्ट होता है, ठीक है। और ये वाटर कंडक्शन में क्या करता है? हेल्प करता है। वाटर एंड मिनरल कंडक्शन में हेल्प करता है। मीजोफिल सेल्स राउंड एंड ओवल। तो इस तरह का मीजोफिल सेल अरेंजमेंट हमको कहाँ पे देखने को मिला था? मोनोकॉट लीफ में। मोनोकॉट लीफ में, ठीक है। आप जो है पेज पलट करके एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आप जाकर के देख सकते हैं। ये जो सेल्स हैं ये आपको हमने कहाँ पे देखी थी? मोनोकॉट्स लीफ में देखी थी, ठीक है। अब यहाँ पे फिगर 8.2 है, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। जो टिपिकल यूकेरियोटिक सेल है 10 टू 20 माइक्रोमीटर है, ठीक है। टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ 0.1 एंड वायरसेस 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पे जो है टेक्स्ट में जो है कुछ ही जो सेल्स हैं उनके लेंथ के बारे में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे इमेज में वायरस, पीपीएलओ एंड टिपिकल यूकेरियोटिक सेल का भी यहाँ पे लेंथ जो रेंज है उसको दिया गया है। तो वो इमेज से भी क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए ये जो टेबल है इसमें मैंने सबको क्या कर दिया है? इंक्लूड कर दिया, ठीक है। नाउ, तो
आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, एन ओवरव्यू ऑफ सेल तक। अब यहाँ पे जो एमसीक्यूज हैं, ये आप लोगों का क्या है, होमवर्क है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अभी आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए। और यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी पेजेस के भी नंबर जो है डाल रखे हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो इस पेज से बिलोंग करता है। तो आप जा करके, अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको समझा दिया, उसके बाद आपको एनसीईआरटी को फिर से रीड करना है, फिर उसके बाद ये जो है क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन 1 है, व्हाट डिड द डिटेल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म एंड अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म मेनली हाईलाइट? यूनिटी अमंग ऑर्गेनिज्म, सिमिलर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, डिफेंस मैकेनिज्म, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन 2, न्यूक्लियस इन सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो ये जो क्वेश्चन है ये पेज नंबर 87 से हम आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो पेज नंबर 85 है, ठीक है, तो ये जो है यूनिट 3 जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ये उसका स्टार्टिंग पेज है। तो इसको जो है जब हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे चैप्टर 9, तब हम वहां पे उस पेज को देखेंगे, क्योंकि वहां पे उससे रिलेटेड जो है कुछ जानकारियां जो है वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, पेज नंबर 87 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 87 से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ। द मोस्ट लाइकली मेथड दैट हेल्प इन रिवेलिंग द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स की स्ट्रक्चर्स को रिवेल करने में कौन हेल्प किया? ऑटो रेडियोग्राफी, माइक्रो डिसेक्शन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये सारे के सारे जो है इंस्ट्रूमेंटेशन के पार्ट हैं, जितने भी ऑप्शन जो है यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, cell theory was formulated by, so that is the very easy question. Question number 5, omnicellular, acellular, new cells arises from pre-existing cells. These statement was given by, page number 88. Question number 6, who proposed a modification in the cell theory? तो यहाँ पे सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया? पेज नंबर 88. Question number 7, who studied different type of animal cells and reported that cells had a thin outer layer? ठीक है, तो ये किसने रिपोर्ट किया? पेज नंबर 88. क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, पेज नंबर 88. तो ये सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और कमेंट में ये सबका क्या करना है, आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग, एंड इफ यू अंडरस्टैंड द वीडियो, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल, एंड स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस अल्लाह यूट्यूब चैनल।